नमस्कार, मैं संदीप ग्रोवर। आप देख रहे हैं मनी 9 और हमारे खास वीकली शो कंपनीनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ी पूरे कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के अलावा विवादों यानी डिस्प्यूट से जुड़ी खबरों के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड की कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। पहली खबर, लो कॉस्ट कैरियर स्पाइसजेट ने अपने कार्गो और लॉजिस्टिक्स कारोबार स्पाइस एक्सप्रेस को हाइव ऑफ करने यानी अलग एंटिटी में ट्रांसफर करने की घोषणा की है। यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू होगा और नई कंपनी का नाम स्पाइस एक्सप्रेस एंड लॉजिस्टिक्स होगा। इस कदम के जरिए स्पाइसजेट को करीब 2,500 करोड़ रुपए का वन टाइम यानी एक मुश्त गेन होगा, जिससे कंपनी के नेगेटिव नेटवर्थ में भारी कमी होगी। संपत्तियों से ज्यादा देनदारी होने पर कंपनी का नेटवर्थ नेगेटिव होता है। ये नहीं, कारोबार अलग होने से स्पाइस एक्सप्रेस को स्वतंत्र रूप से यानी कि इंडिपेंडेंटली पूंजी जुटाने में भी मदद मिलेगी। स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह के मुताबिक ये कदम कंपनी के लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान का हिस्सा है और इससे लॉजिस्टिक्स कारोबार की वैल्यू अनलॉकिंग भी होगी। वित्त वर्ष 2023 के पहले 9 महीनों में स्पाइस एक्सप्रेस ने 51.4 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। 3 अप्रैल को जब यह खबर आई तो स्पाइसजेट का शेयर करीब 3% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर इस हफ्ते 4 खबरें आई हैं। पहली ये कि कंपनी के ऑनलाइन फैशन रिटेल प्लेटफॉर्म एजियो ने भी मीशो की तरह ही जीरो कमीशन पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। ये प्लेटफॉर्म एजियो स्ट्रीट के नाम से लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए कंपनी की नॉन मेट्रो यानी छोटे शहरों के ग्राहकों को टारगेट करने की योजना है। फिलहाल एजियो ब्रांड के तहत केवल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर ही फोकस किया जा रहा है और अब कम कीमत वाले फैशन उत्पादन पर फोकस करने की योजना है। दरअसल छोटे शहरों और ग्राहकों पर फोकस करने वाले मीशो ने मासिक स्तर पर कैश बर्न यानी रकम जलाने की मात्रा को 90% घटाकर $40 लाख कर लिया है। दूसरी खबर यह है कि 31 मार्च को $3 अरब की रकम जुटाने के कुछ दिन बाद ही आरआईएल और जियो ने $2 अरब का अतिरिक्त फॉरेक्स लोन जुटा लिया है। इस तरह ग्रुप ने $5 अरब के लोन हासिल किए हैं। तीसरी खबर यह है कि रिलायंस रिटेल ने अपने ग्रोसरी कारोबार को बढ़ाने के लिए अमूल के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर आरएस सोदी को एडवाइजरी रोल में नियुक्त किया है। रिलायंस रिटेल की अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वर्टिकल को मजबूती देकर ग्रोसरी कारोबार के साथ जोड़ने की योजना है। 5 अप्रैल को आरआईएल का शेयर करीब 124% से ज्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर यह है कि रिलायंस रिटेल की ओमनी चैनल ब्यूटी प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म टीरा लॉन्च किया है, जिससे नायका से सीधा मुकाबला होगा। 6 अप्रैल को आरआईएल का शेयर करीब 3/4% की मजबूती के साथ जाकर बंद हुआ था। तीसरी खबर, रेटिंग एजेंसी एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स के मुताबिक मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता की यूके की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी वीआरएल को वित्त वर्ष 2024 यानी इसी वित्त वर्ष में $3 अरब का कर्ज चुकाना है और इसके लिए कंपनी के पास दिसंबर 2023 के अंत तक ही पर्याप्त नकदी होगी। यह ग्रुप अपनी एक सहयोगी कंपनी के जरिए $1 अरब का लोन जुटाने के बेहद करीब है। इसके अलावा यह कंपनी कम से कम $2 अरब की अतिरिक्त फंडिंग के लिए बैंकों और निवेशकों के साथ कई सारे विकल्पों पर विचार भी कर रही है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक कंपनी के पास कंसोलिडेटेड आधार पर $2.5 अरब की नकदी थी, जिसमें से अप्रैल में डिविडेंड देने पर करीब $93 करोड़ का खर्च हो सकता है। 5 अप्रैल को वेदांता का शेयर करीब 1.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, औरोबिंदो फार्मा के बोर्ड ने अपनी एंटीबायोटिक एपीआई डिवीजन को खुद की सहयोगी कंपनी एपिटोरिया फार्मा को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। ये एक बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट है जो कि स्लम सेल के जरिए 502.6 करोड़ रुपए की रकम में हुआ है। सौदे की रकम एंटीबायोटिक एपीआई डिवीजन के दिसंबर तिमाही के नतीजों के आधार पर तय की गई है। ये सौदा वित्त वर्ष 2024 की पहली या दूसरी तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि एंटीबायोटिक एपीआई डिवीजन के तहत कंपनी की तेलंगाना में स्थित यूनिट 5 और आंध्र प्रदेश में स्थित यूनिट 17 शामिल है। इस एपीआई डिवीजन का वित्त वर्ष 2022 में 1305 करोड़ रुपए का टर्नओवर था और यह कंपनी के स्टैंडअलोन कारोबार के टर्नओवर का करीब 11.25% हिस्सा है। 3 अप्रैल को जब खबर आई तो औरोबिंदो फार्मा का शेयर हल्की मजबूती के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से फाइनेंशियल बिड्स यानी वित्तीय बोलियां सितंबर महीने के अंत तक आ सकती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट यानी दीपम सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे की ओर से ये बयान आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक में हिस्सा खरीदने के लिए मिली शुरुआती बोलियां प्रोसेस की जा चुकी हैं। माना जा रहा है कि इस हिस्सा बिक्री के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर केपीएमजी इंडिया ने बिडर्स की ओर से जमा की गई शुरुआती बोलियों से जुड़े दस्तावेज आरबीआई और होम मिनिस्ट्री को हैंडओवर कर दिए हैं। आरबीआई बिडर्स के फिट एंड प्रॉपर होने का आकलन करेगा और होम मिनिस्ट्री सुरक्षा से जुड़ी जांच करेगी। 7 जनवरी को केंद्र सरकार को आईडीबीआई बैंक में 60.72% हिस्सा खरीदने के लिए घरेलू और विदेशी निवेशकों से कई सारी बोलियां मिली थी, जिसके जरिए सफल बिडर को बैंक का मैनेजमेंट कंट्रोल भी मिलेगा। बैंक में केंद्र सरकार अपनी करीब 30.5% और मौजूदा प्रमोटर एलआईसी अपनी करीब 30.25% हिस्सेदारी बेचेगी। 3 अप्रैल को आईडीबीआई बैंक का शेयर
3.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। छठी खबर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी सद्भावना इस्पात के लिए जिंदल सॉ की बोली को मंजूरी दे दी है। पृथ्वीराज जिंदल की ओर से प्रमोटेड जिंदल सॉ ने सद्भावना इस्पात के लिए सबसे अधिक 694 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जिसको लेकर 16 दिसंबर 2022 को संशोधित रेजोल्यूशन प्लान जमा किया गया था। हालांकि सद्भावना इस्पात के ऊपर अपने लेंडर्स का 1852 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया था। एपिसोड नंबर 46 में हमने आपको बताया था कि अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ने भी इस कंपनी को खरीदने के लिए बोली लगाई थी, पर इस कंपनी के लेंडर्स ने जिंदल सॉ को सफल बिडर के तौर पर लेटर ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। 3 अप्रैल को जिंदल सॉ का शेयर 2% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, मुंबई के निरमा ग्रुप ने बेंगलुरु की आई ड्रॉप्स बनाने वाली और कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशंस मुहैया कराने वाली कंपनी स्टेरिकॉन फार्मा का अधिग्रहण कर लिया है। दोनों कंपनियों ने इस सौदे की रकम का खुलासा तो नहीं किया, पर पी फर्म इन्वेस्टेंट के लिंक्डइन पेज के मुताबिक निरमा ने स्टेरिकॉन फार्मा के फाउंडर्स और इस पी फर्म से कंपनी का पूरा 100% हिस्सा खरीद लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये डील 350 से 380 करोड़ रुपए की रकम में हुई है। यह अधिग्रहण निरमा की हेल्थ केयर कारोबार में मौजूदगी बढ़ाने की बड़ी रणनीति के तहत किया गया है, क्योंकि स्टेरिकॉन फार्मा के आई ड्रॉप्स और कॉन्टैक्ट लेंस क्लियरिंग सॉल्यूशंस करीब 50 देशों में बिकते हैं। आपको बता दें कि निरमा ग्रुप की हेल्थ केयर सब्सिडरी एक्यूलाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड निर्लाइफ और वन यूज ब्रांड्स के तहत मेडिकल डिवाइसेस और क्रिटिकल केयर मेडिसिन बेचती है। 8वीं खबर, टीवीएस मोटर ने जर्मनी के किलवेट नाम के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स बनाने वाले स्टार्टअप में 25% हिस्सा खरीदने की घोषणा की है। यह हिस्सेदारी कंपनी की सिंगापुर की सब्सिडरी के जरिए खरीदी गई है। इस सौदे के तहत किलवेट की ओर से 8,500 नए शेयर जारी किए गए हैं। ये शेयर 235.29 यूरो प्रति शेयर के भाव पर खरीदे गए हैं। उस हिसाब से यह सौदा करीब 20 लाख यूरो या लगभग 18 करोड़ रुपए की रकम में हुआ है। टीवीएस मोटर का मानना है कि ई मोबिलिटी कारोबार में मौजूदगी को मजबूत करने के लिए किलवेट एक लंबी अवधि का पार्टनर हो सकता है। 5 अप्रैल को टीवीएस मोटर का शेयर करीब 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। 9वीं खबर की ओर चलते हैं। क्रैक्स और नटखट ब्रांड्स के तहत स्नैक्स बेचने वाली कंपनी डीएफएम फूड्स की 5 अप्रैल को शेयर बाजार से डीलिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 14 मार्च को कंपनी ने घोषणा की थी कि 5 अप्रैल 2023 को शेयरों की एनएसई और बीएसई से डीलिस्टिंग हो जाएगी। हालांकि शेयरों की ट्रेडिंग 27 मार्च की क्लोजिंग से ही बंद हो गई थी। प्रोमोटर्स की ओर से शेयरों की डीलिस्टिंग का फैसला कंपनी के प्रदर्शन में लगातार आ रही गिरावट के चलते लिया गया है। कंपनी के प्रमोटर्स को डर था कि अगर मौजूदा प्रदर्शन जारी रहा तो निवेशकों को शेयर में अच्छे रिटर्न नहीं मिल पाएंगे। एपिसोड नंबर 53 में हमने आपको बताया था कि कंपनी की डीलिस्टिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। कंपनी के कुल 17.59% शेयरधारकों ने 525 रुपए प्रति शेयर के डिस्कवरी प्राइस के नीचे अपने शेयर टेंडर किए थे, जिसके बाद प्रमोटर यानी प्राइवेट इक्विटी फर्म एडवेंट इंटरनेशनल का हिस्सा 74.76% से बढ़कर 91.22% हो गया था। सेबी के नियमों के मुताबिक अगर प्रमोटर्स का कंपनी में हिस्सा 90% या उसके पार चला जाता है तो वो स्टॉक एक्सचेंजों से शेयर की डीलिस्टिंग करवा सकते हैं। आपको बता दें कि इस कंपनी की डीलिस्टिंग में शेयर टेंडर करने की प्रक्रिया 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक खुली थी। अगस्त 2022 में प्रमोटर्स ने डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की घोषणा की थी, जिसका फ्लोर प्राइस 263 रुपए 80 पैसे प्रति शेयर तय किया गया था। 27 मार्च को डीएफएम फूड्स का शेयर 461 रुपए 50 पैसे के भाव पर बंद हुआ था। 10वीं खबर, मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटो ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी वीआरएस की घोषणा की है। इस वीआरएस पैकेज के तहत एक वन टाइम लमसम अमाउंट, वेरिएबल पे, गिफ्ट्स, मेडिकल कवरेज, कंपनी की गाड़ी, रिलोकेशन असिस्टेंट, करियर सपोर्ट इत्यादि समेत और भी कई सारे बेनिफिट्स ऑफर किए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही कंपनी ने अपने सीएफओ निरंजन गुप्ता को नए सीईओ के तौर पर नियुक्त किया था। दरअसल पिछले कुछ समय से कंपनी अपने स्टाफ से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश कर रही है और ये फैसला कंपनी को भविष्य के लिए तैयार करने की नई रणनीति के तहत लिया गया है। बीते 2 साल में चेयरमैन पवन मुंजाल की रिपोर्ट करने वाली पूरी लीडरशिप टीम को बदल दिया गया है। कंपनी की मार्केटिंग, R&D, प्रोक्योरमेंट, HR, स्ट्रेटेजी और इलेक्ट्रिफिकेशन डिवीजन में नए हेड की नियुक्ति भी की गई है। फाइनेंस और इंटरनेशनल बिजनेस को छोड़ लगभग सभी अहम फंक्शंस का नेतृत्व संस्थान से बाहर से नियुक्त किए गए लोगों की ओर से किया जा रहा है। 5 अप्रैल को हीरो मोटो का शेयर करीब 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। 11वीं खबर, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को ने अगले 5 साल के लिए अपने क्षमता विस्तार खर्च को लगभग आधा कर दिया है। करीब 1 साल पहले कंपनी ने $7.9 अरब के खर्च की घोषणा की थी, जिसे अब
43% घटाकर $4.5 अरब कर दिया गया है। ये जानकारी कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट में सामने आई है। इसके पीछे दो मुख्य वजह बताई गई हैं। पहला, अमेरिकी सब्सिडरी नोवेलिस के मार्जिन को लेकर विपरीत परिस्थितियां, और दूसरा, महंगाई का दबाव, जिसमें यूरोप में बढ़ती एनर्जी कीमतें और बढ़ी हुई कीमतों को पास ऑन करने में देरी बताया गया है। 6 अप्रैल को हिंडाल्को का शेयर करीब 1/4% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर की ओर चलते हैं। पहली खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जी एंटरटेनमेंट के शेयर में इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में 3 व्यक्तियों को शेयर बाजार में ट्रेडिंग पर 2 साल के लिए रोक लगा दी है। साथ ही इन तीनों व्यक्तियों पर 90 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये मामला 30 जून 2020 को खत्म तिमाही के नतीजों से जुड़ी और 1 सितंबर 2020 को लॉन्च हुए जी प्लेक्स से जुड़ी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी UPSI होते हुए शेयरों में ट्रेडिंग का मामला है, जिसे इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहते हैं। जिन 3 व्यक्तियों पर बैन लगा है उनमें बिजल शाह, गोपाल रितोलिया और जतिन चावला का नाम शामिल है, जिनको 45 दिन में जुर्माना जमा करने को कहा गया है। इसके अलावा रितोलिया और चावला को 7.5 करोड़ रुपए और 2 करोड़ रुपए का गैर कानूनी मुनाफा ब्याज समेत वापस करने के लिए भी कहा गया है। 3 अप्रैल को जब यह खबर आई तो जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 0.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने बेंगलुरु की रियल एस्टेट कंपनी मंत्री डेवलपर्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश जारी किया है। मंत्री डेवलपर्स के खिलाफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने NCLT के बेंगलुरु बेंच में अर्जी दाखिल की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्री डेवलपर्स और उसकी ग्रुप कंपनियों ने कुल 456.68 करोड़ रुपए के 5 लोन के भुगतान पर डिफॉल्ट कर दिया है। इस मामले में सभी 5 लोन के लिए कर्जदाताओं ने 5 अलग अलग नोटिस जारी किए थे, पर ना ही मंत्री डेवलपर्स और ना ही किसी ग्रुप कंपनी ने कोई भुगतान किया है, जिस वजह से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को NCLT का दरवाजा खटखटाना पड़ा। 3 अप्रैल को इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 2% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, श्रेय ग्रुप की प्रमोटर कंपनी की दलील के खिलाफ RBI के बिहाफ पर उपस्थित हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने तर्क दिया है कि इन दोनों कंपनियों पर दिवालिया कानून का सेक्शन 10A लागू नहीं होता, क्योंकि इन एंटिटीज की ओर से मॉरिटोरियम का पीरियड खत्म होने के बाद भी डिफॉल्ट जारी रहे हैं। एपिसोड नंबर 66 में हमने आपको बताया था कि श्रेय ग्रुप की प्रमोटर और सबसे बड़ी शेयरधारक कंपनी अधिश्री कमर्शियल के वकील ने 21 मार्च को NCLT में हुई सुनवाई में यह दलील दी है कि श्रेय ग्रुप की दोनों कंपनियां श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड यानी SIFL और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड यानी SEFL के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया से जुड़ी कार्रवाई की शुरुआत ही नहीं की जा सकती है। कंपनी के वकील के मुताबिक SIFL और SEFL के डिफॉल्ट की तारीख उस समय की है जब सरकार ने किसी भी कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया से जुड़ी फ्रेश कार्रवाई को सस्पेंड कर रखा था। आपको बता दें कि जून 2020 में सरकार ने ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश पारित किया था, जिसमें कारोबारियों को कोविड से जुड़े तनाव से निपटने में मदद करने के लिए फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स या दिवालिया प्रक्रिया से जुड़ी फ्रेश कार्रवाई को सस्पेंड कर दिया था। इस मामले में अब NCLT में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। चौथी खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रॉयल ऑर्किड होटल्स प्रमोटर CK बालजी और केशव बालजी के साथ साथ CFO अमित जायसवाल को शोकॉज नोटिस जारी किया है, जिसमें इन सभी पार्टियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सेबी का दावा है कि इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 के कंसोलिडेटेड नतीजों में गड़बड़ी की है और मुनाफे को 167% बढ़ाकर बताया है। सेबी ने इस मामले में अंतिम ऑर्डर और शोकॉज नोटिस जारी करते हुए कहा है कि नतीजों में गड़बड़ी के बाद प्रमोटर्स ने अपनी 4% हिस्सेदारी बेची है। सेबी ने सभी पार्टियों को अपना रिप्लाई ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए 21 दिन का समय दिया है। खबर आने के बाद 3 अप्रैल को रॉयल ऑर्किड होटल्स का शेयर 0.11% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था। 5वीं खबर की ओर चलते हैं। कर्ज समाधान के लिए दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स ने नीलामी का दूसरा राउंड करवाने की तारीख को 4 अप्रैल से 1 हफ्ता बढ़ाकर 11 अप्रैल कर दिया है। दरअसल कंपनी के कर्जदाताओं को इस राउंड में टॉरेंट ग्रुप और हिंदुजा ग्रुप के हिस्सा लेने की उम्मीद है, जिससे अधिकतम रिकवरी हो सकती है। साथ ही अमेरिका की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ओक्ट्री भी इस राउंड में हिस्सा ले सकती है। नीलामी को 1 हफ्ता आगे बढ़ाकर लेंडर्स की बिडर्स को अतिरिक्त समय देने की योजना है, ताकि वो अपने आप को इस बोली के लिए प्रिपेयर कर सकें। दूसरे राउंड में लेंडर्स ने 8,000 करोड़ रुपए के अपफ्रंट कैश के साथ साथ कम से कम 9,000 करोड़ रुपए की शुरुआती बोली की मांग की है। लेंडर्स को उम्मीद है कि पहले राउंड में 8,650 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाने वाले टॉरेंट ग्रुप की ओर से भी बोली आ सकती है, पर टॉरेंट ग्रुप की बोली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अगस्त
2023 में होगी। आपको बता दें कि 20 मार्च को हुई तत्काल सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी का दूसरा राउंड करवाने से जुड़े एनसीएलटी के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जो कि टॉरेंट ग्रुप के लिए बड़ा झटका था। पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया कि नीलामी का नतीजा इस मामले में तय किए गए फैसले के अधीन ही होगा। 5 अप्रैल को रिलायंस कैपिटल का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था। छठी खबर, केंद्र सरकार की ओर से कड़े विरोध का सामना कर रही हिंदुस्तान जिंक का बोर्ड अपनी पेरेंट कंपनी वेदांता के ग्लोबल जिंक कारोबार को खरीदने के प्रस्ताव के साथ शायद आगे ना बढ़े। आपको बता दें कि हिंदुस्तान जिंक ने वेदांता का ग्लोबल जिंक कारोबार चलाने वाली कंपनी THL जिंक वेंचर्स को $2.98 अरब में खरीदने का प्रस्ताव दिया था। इस डील पर आगे बढ़ने पर सरकार ने कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी थी, जिसको लेकर हम आपको कंपनीनामा के बीते कई एपिसोड्स में लगातार जानकारी देते रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 2 दशक पहले सरकार ने हिंदुस्तान जिंक का निजीकरण कर दिया था, पर अब भी सरकार के पास इस कंपनी में 29.54% हिस्सेदारी बाकी है और इसकी पेरेंट कंपनी वेदांता के पास 64.92% हिस्सेदारी है। 5 अप्रैल को वेदांता का शेयर करीब 1.5% और हिंदुस्तान जिंक का शेयर करीब 2.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 7वीं खबर, देश का सबसे बड़ा बैंक SBI अब वीजा स्टील के कर्ज की नीलामी या स्विस ऑक्शन करवाने की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि यह स्विस ऑक्शन अगले हफ्ते करवाया जा सकता है। इससे पहले एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक्रे ने वीजा स्टील के कर्ज के लिए अपना ऑफर पहले के 230 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 243 करोड़ रुपए कर दिया है, जिसकी जानकारी हमने आपको एपिसोड नंबर 66 में दी थी। दरअसल 10 फरवरी को SBI ने वीजा स्टील के 697 करोड़ रुपए के लोन की नीलामी करवाई थी। इस नीलामी में बोली लगाने वाली एक्रे इकलौती कंपनी थी। इस रिवाइज ऑफर के मुताबिक पहले के 33% के मुकाबले अब SBI के लोन की 35% रिकवरी होगी। आपको बता दें कि एक्रे की प्रतिद्वंदी कंपनी आरसिल ने एक शर्त के साथ लोन की 40% रिकवरी के बराबर की बोली लगाने की पेशकश की थी, पर अभी तक बोली नहीं लगाई गई है। आरसिल की पेशकश के बाद SBI ने एक्रे को अपनी बाइंडिंग बिड को बढ़ाने के लिए कहा था। आरसिल का ऑफर इस शर्त के साथ है कि बाकी बचे सारे बैंक उसे अपना कर्ज बेच देंगे। 5 अप्रैल को वीजा स्टील का शेयर करीब 3.25% की मजबूती के साथ और SBI का शेयर करीब 0.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। 8वीं खबर, अदानी समूह इस हफ्ते भी कई तरह की खबरों के चलते चर्चा में रहा। सोमवार 3 अप्रैल को खबर आई थी कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अदानी ग्रुप की ऑफशोर डील की जांच भी शुरू कर दी है। जांच में पता किया जाएगा कि डील के दौरान नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ। अदानी ग्रुप के लिए राहत की खबर ये आई है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने अदानी पोर्ट की तरफ से कराईकल पोर्ट के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। अदानी पोर्ट ने कराईकल पोर्ट के लिए 1485 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, जिसे अन्य कंपनियों की तरफ से चुनौती दी गई थी। सीमेंट कारोबार के विस्तार को लेकर भी खबर आई है कि अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि विस्तार के लिए फंड की व्यवस्था बाहरी विकल्पों से नहीं की जाएगी। फंड जुटाने के लिए आंतरिक विकल्प ही पर्याप्त हैं। अदानी ग्रुप ने 2028 तक सीमेंट उत्पाद की क्षमता को 2 गुना बढ़ाकर सालाना 14 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा है। 3 अप्रैल को अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट्स और अदानी टोटल के शेयर करीब आधा से 2% की गिरावट के साथ बंद हुए थे। इसके अलावा 4 अप्रैल को एक खबरें आई थी कि अदानी हिंडनबर्ग मामले पर शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के पैनल को जानकारी दी है। पैनल के सामने खुद सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पेश हुई और पूरे मामले पर रेगुलेटर का पक्ष रखा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पैनल के सामने अब सेबी चेयरपर्सन पेश नहीं होंगी। हालांकि सेबी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पैनल को भविष्य में और जानकारी भी दी जा सकती है। इस बीच हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद पहली बार अदानी ग्रुप की जेवी कंपनी अदानी कॉनेक्स ने नए सिरे से 22 करोड़ डॉलर आधारित कर्ज के लिए 6 बैंकों से बातचीत शुरू कर दी है। 5 अप्रैल को अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन और अदानी पावर के शेयर आधा से 2% की गिरावट के साथ बंद हुए थे। 9वीं खबर, अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने खिलाफ चल रहे सभी मामलों को आउट ऑफ द कोर्ट यानी कोर्ट के बाहर सेटल करने का ऑफर दिया है। आपको बता दें, कंपनी पर आरोप है कि उसके बेबी टेल्कम पाउडर की वजह से कैंसर हो सकता है और कंपनी पर नॉर्थ अमेरिका में इस आरोप से जुड़े करीब 40,000 मामले चल रहे हैं। कंपनी ने इस आरोप या दावे को दिखावटी बताया है और कहा कि नए सेटलमेंट ऑफर के जरिए कंपनी के अपने खिलाफ चल रहे कानूनी विवाद खत्म करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि कुछ देशों में तो कंपनी इस विवादित टेल्कम पाउडर को बेचना बंद भी कर चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि इस केस को सेटल करने के लिए कंपनी ने अब $8.9 अरब या करीब 73,000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। इससे पहले कंपनी ने $2 अरब का ऑफर दिया था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। पहली खबर, Q1 CY23 यानी साल 2023 की पहली तिमाही में भी
भारतीय स्टार्टअप्स के लिए दिक्कतों का दौर जारी रहा। निवेशकों की ओर से स्टार्टअप्स को आय ग्रोथ की बजाय मुनाफे में आने पर फोकस करने को कहा जा रहा है, जिस वजह से कर्मचारियों की छटनी पर ज्यादा फोकस कर रहे स्टार्टअप्स की फंडिंग में और कमी देखने को मिली है। 2023 की पहली तिमाही में स्टार्टअप्स की कुल फंडिंग 72% घटकर 3.83 करोड़ डॉलर रही है, जो पिछले साल यानी 2022 की समान अवधि में 13.8 करोड़ डॉलर पर रही थी। ट्रैक्सन के आंकड़ों के मुताबिक फंडिंग में कमी तिमाही के दौरान हुई 5 बड़ी डील्स के बावजूद देखने को मिली है, पर इस तिमाही में केवल 4 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स ने ही पूंजी जुटाई है। पहली तिमाही में कुल फंडिंग राउंड्स यानी डील संख्या भी 1014 से घटकर 418 पर रही है। आपको बता दें कि इस तिमाही में फोनपे ने 65 करोड़ डॉलर, फ्रेश टू होम ने 10.4 करोड़ डॉलर, मिंटीफाई ने 11 करोड़ डॉलर और क्रेडिट बी ने 12 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है। साथ ही संसदीय समिति के सामने रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने यह बयान दिया है कि भारतीय स्टार्टअप्स पर सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने का असर गहरा हो सकता है। रिजर्व बैंक अधिकारियों ने कहा कि भारतीय स्टार्टअप्स की ग्लोबल फंडिंग थम सकती है, हालांकि यह संकट कुछ ही समय रहेगा। दूसरी खबर, विदेशी निवेशकों की ओर से भारतीय स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन में बड़ी कटौती का सिलसिला जारी है। ताजा मामला दुनिया के सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस और ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी का है। दरअसल अमेरिका के दिग्गज निवेशक ब्लैक रॉक ने बायजूस की वैल्यू लगभग आधी बताई है। बायजूस की वैल्यूएशन को सिर्फ 11.5 अरब डॉलर आंका गया है, जो कि पहले 22 अरब डॉलर बताई जा रही थी। इसी तरह इन्वेस्टरों की ओर से स्विगी की वैल्यूएशन पहले 10.7 अरब डॉलर बताई गई थी, लेकिन अब इसे घटाकर 8 अरब डॉलर कर दिया गया है। साथ ही दूसरी खबर में स्विगी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी सीटीओ डेल वैज ने लगभग 5 साल के लंबे कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और मई 2023 से मधुसूदन राव उनकी जगह लेंगे। अगली खबर, ब्लैकरॉक की ओर से बायजूस की वैल्यू को लगभग आधा किए जाने के बावजूद बायजूस ने इस हफ्ते फ्रेश फंडिंग राउंड में 22 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर ही 70 करोड़ डॉलर की नई पूंजी जुटाई है। ये रकम इक्विटी और कन्वर्टेबल नोट्स के जरिए 2 अलग अलग डील्स के रास्ते जुटाई गई है। इस रकम में से कम 40 से 50 करोड़ डॉलर कर्ज भुगतान के लिए अलग रखे गए हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि अजय गोयल ने बायजूस में सीएफओ का पदभार संभाल लिया है। गौरतलब है कि गोयल ने यह पद तब संभाला है जब कंपनी नवंबर 2021 में उठाए गए 1.2 अरब डॉलर के टर्म लोन बी या टीएलबी के भुगतान और उसकी शर्तों पर अपने लेंडर्स के साथ दोबारा मोलतोल कर रही है। आपको बता दें कि अजय गोयल वेदांता रिसोर्सेज के ग्रुप डेप्यूटी सीएफओ थे और पिछले हफ्ते ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसकी जानकारी हमने आपको एपिसोड नंबर 67 में दी थी। चौथी खबर, बेंगलुरु के एडटेक यूनिकॉर्न अनअकैडमी ने लीडरशिप और फाउंडर्स की सैलरी में 25% तक की कटौती की घोषणा की है। कंपनी के को फाउंडर और सीईओ गौरव मुंजाल ने कर्मचारियों को मेमो जारी कर यह जानकारी दी है। सैलरी में कटौती लीडर की सैलरी, स्कोप और परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगी। ये कटौती 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। गौरतलब है कि इस घोषणा के एक दिन पहले ही स्टार्टअप ने अपने 12% स्टाफ को नौकरी से निकालने का ऐलान भी किया था। इस छटनी के अलावा कंपनी ने 2020 में खरीदी गई कंपनी कोड शेफ को अलग करने की भी घोषणा की थी। पांचवी खबर, होटल एग्रीगेटर ओयो ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास आईपीओ के लिए संशोधित अर्जी दाखिल कर दी है। कंपनी ने अपने अहम आंकड़ों से जुड़ी गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए यह अर्जी कॉन्फिडेंशियली दाखिल की है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 40 से 60 करोड़ डॉलर जुटा सकती है, जो कि पहले के करीब 1.2 अरब डॉलर के करीब 50 से 65% डिस्काउंट पर है या उससे कम है, जिसकी जानकारी हमने आपको पिछले एपिसोड में दी भी थी कि 2022 में सेबी के पास दाखिल किए गए अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कंपनी 9 अरब डॉलर की वैल्यूएशन लेकर चल रही थी, लेकिन उसी साल सॉफ्टबैंक ने कंपनी की वैल्यूएशन का अनुमान घटाकर 2.7 अरब डॉलर कर दिया था, जिस वजह से कंपनी को अपने वैल्यूएशन का अनुमान नीचे की ओर रिवाइज करना पड़ा है। छठी खबर, दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की भारत में मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल सीसीआई की तरफ से 1338 करोड़ रुपए के जुर्माने से जुड़े मामले पर एनसीएलटी के फैसले के बाद अब भारतीय स्टार्टअप्स ने गूगल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पेटीएम, भारत मैट्रिमनी और शेयरचैट समेत कई स्टार्टअप्स ने गूगल इन ऐप बिलिंग से जुड़ी 11 से 26% की सर्विस फी को लेकर रिवाइज पॉलिसीज के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का फैसला लिया है, जिसमें डिजिटल स्टार्टअप्स की इंडस्ट्री बॉडी द अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन यानी ADIF ने इन सभी प्लेटफॉर्म्स के बिहाफ पर सीसीआई से गूगल की अब्यूजिव डोमिनेंस प्रैक्टिसेस को अर्जेंट बेसिस पर ध्यान देने के लिए कहा है। सातवीं खबर, बेंगलुरु की हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑफर करने वाली कंपनी iNurture एजुकेशन सॉल्यूशंस ने टैलेंट असेसमेंट और स्किल प्रोफाइलिंग प्लेटफॉर्म यूथ फॉर वर्क के अधिग्रहण की घोषणा की है। इस अधिग्रहण के जरिए iNurture की Y4W लर्निंग नाम की नई कंपनी शुरू करने की मंशा है। साथ ही इस डील के जरिए iNurture की अपने स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी स्पेस के विस्तार की भी योजना है।
आठवीं खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आईपीओ के लिए अर्जी देने जा रही कंपनियों में 10% या उससे ज्यादा हिस्सा रखने वाले फाउंडर्स को प्रोमोटर का टैग देने की शुरुआत कर दी है। एपिसोड नंबर 64 में हमने आपको बताया था कि सेबी इस मामले पर विचार कर रहा है। पर आईपीओ के लिए आवेदन देने वाली कंपनी पोर्शिया मेडिकल ने अपने फाउंडर्स मीना गणेश और गणेश कृष्णन को पिछले महीने प्रोमोटर के रूप में रिक्लासिफाई किया है। आपको बता दें कि जून 2022 में जब इस कंपनी ने सेबी के पास डीआरएचपी दाखिल किया था, उस समय कंपनी ने अपने आप को एक पेशेवर कंपनी बताया था, यानी एक प्रोफेशनली रन कंपनी बताया था, क्योंकि फाउंडर्स के पास कंपनी का करीब 18% हिस्सा था। ऐसा होना दो तबकों के लिए काफी खराब माना जा रहा है। एक तो प्रोफेशनली मैनेज यानी पेशेवर कंपनियों के लिए, क्योंकि ऐसे होने पर देश में पेशेवर कंपनियों की संख्या पर रोक लग जाएगी, और दूसरा स्टार्टअप्स के लिए जिनमें फाउंडर्स की होल्डिंग या हिस्सेदारी कम है, क्योंकि प्रोमोटर्स का टैग लगने से फाउंडर्स की रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस बढ़ जाएंगी, यानी उनको ज्यादा खुलासे करने होंगे। अभी तक 25% होल्डिंग वाले फाउंडर्स को ही प्रोमोटर्स का टैग दिया जाता था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की पूरी सुर्खियां। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है और आपकी पसंद के बारे में भी पता चलता है। तो अगले हफ्ते शनिवार शाम को इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।